तो दोस्तों, आज हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो यूनिट 5 का हम लोग कवर कर रहे थे, उसमें हम लोग युद्ध, उसकी प्रकृति, कारण और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वार, नेचर, कॉजेज एंड टाइप्स। तो युद्ध बेसिकली राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के अनेक साधन होते हैं। तो राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए अगर हमें नेशनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना है तो बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से युद्ध एक महत्वपूर्ण कारण या महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना है तो पाकिस्तान बहुत टाइम टाइम करता है, तो उसके साथ अगर कुछ अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना है, पाकिस्तान कश्मीर लेना है, तो युद्ध एक विकल्प हो सकता है। अन्य विकल्प कूटनीति हो सकती है, प्रोपोगंडा हो सकता है, आर्थिक शक्ति हो सकती है, साम्राज्यवाद हो सकता है, या उपनिवेशवाद या विचारधारा तथा युद्ध। ये जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उनको पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। फिर तो इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का साधन युद्ध होते हैं। हालांकि युद्ध अंतिम साधन के रूप में अपनाए जाते हैं। तो कोई भी देश युद्ध में एज अ लास्ट रिजॉर्ट यानी बिल्कुल अंतिम प्रयास के रूप में ये जाता है। कूटनीति व अन्य साधनों के विफल हो जाने के बाद इसे अपनाया जाता है। तो अगर कूटनीति फेल हो गई है तो फिर आप क्या करेंगे? युद्ध ही करेंगे। जनता की बात जहन में आने के साथ ही यह हिंसा के रूप में चित्रित होता है। युद्ध की बात अगर हम अपने जहन में लाए तो ये हिंसा के रूप में चित्रित होता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, हिंसा को युद्ध का आधार मान लिया जाता है। तो अगर हम युद्ध की बात करें तो फिर क्या है? हिंसा ही है, हिंसा ही होगी। इस प्रकार की हिंसा युद्ध का रूप नहीं लेती है। मार काट को तो युद्ध में शामिल नहीं किया जा सकता। युद्ध व हिंसा अलग अलग होते हैं। युद्ध व हिंसा अलग अलग होते हैं। आज के ज़माने में तो युद्ध अलग है। साइबर वारफेयर का सिस्टम आ गया, जहाँ पर आप किसी को मारे बिना, एक व्यक्ति को मारे बिना आप पूरे सिस्टम या पूरे देश को जाम कर सकते हैं। ये ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो युद्ध और हिंसा अलग अलग चीज़ें। आप जानबूझकर जब युद्ध का सहारा लेकर हिंसा करते हैं तो वो एक काइंड ऑफ एक्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध युद्धों का परिणाम। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनिवार्य है। युद्धों को सशस्त्र संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यह विवाद का विषय है कि कौन से सशस्त्र संघर्ष युद्ध कहलाएंगे। सभी प्रकार के सशस्त्र संघर्ष व हत्याएं युद्ध नहीं होती हैं। तो युद्ध का मतलब ही ऐसा नहीं। युद्ध एक तो युद्ध आप आत्मरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, दूसरा आप फॉर द सेक ऑफ युद्ध लड़ रहे हैं कि हमको युद्ध लड़ना है, हमें किसी दूसरे देश पर कब्जा करना है, तो वो गलत बात होती है। अगर आत्मरक्षा के लिए युद्ध हो रहा है तब तो ठीक है, उसमें अगर संघर्ष हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, तब तो ठीक है। लेकिन हत्याएं आप मजे के लिए कर रहे हैं, अपने दूसरे देश को दबाने के लिए कर रहे हैं, तब तो फिर गलत है। युद्ध एक ऐसी खुली व घोषित सशस्त्र संघर्ष की अवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक राज्य सम्मिलित होते हैं। तो ये घोषित या खुली सशस्त्र संघर्ष की यानी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की ये व्यवस्था है या अवस्था है जहाँ पर दो या दो से अधिक राज्य सम्मिलित होते हैं। युद्ध के होने के पीछे 3 आर होते हैं। एक तो रिजॉल्व, तो अगर चाइना ने भारत पर आक्रमण किया 1962 में, तो एक तो उसके अंदर रिजॉल्व था, उसके अंदर दृढ़ संकल्प था कि हमें भारत पर आक्रमण करना है। दूसरा रीजन, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। तो कहा जाता है कि नेहरू जी की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी वो एक रीजन था जिससे चाइना है उसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके साथ साथ एक और कारण भी था, तो भारत का ग्लोबल स्टेचर था। क्योंकि भारत और चाइना एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन भारत का जो ग्लोबल स्टेचर था, गरीब देश होने के बावजूद, मतलब भारत विश्व में बहुत ज़्यादा भारत की पहचान हो गई थी, उससे भी चाइना कहीं ना कहीं जलता था। तो ये कारण भी था। तो कोई ना कोई रिजॉल्व होगा, संकल्प होगा कि हमें भारत को उसके साथ युद्ध करना है। फिर उसका कोई कारण होगा और आपके पास संसाधन क्या क्या है, तो आप उसका भी यूज करेंगे। केंथ वाल्टर्स ने अपनी पुस्तक मैन द स्टेट एंड वार 1964 में युद्धों के कारणों को 3 प्रकार से बताया। एक तो मानव की प्रकृति होती है, तो मानव, कोई व्यक्ति शांत हो सकता है, कोई व्यक्ति अशांत हो सकता है। अब शी जिनपिंग देख लिए कितने अशांत व्यक्ति हैं, मार काट पे भरोसा करते हैं, तो सबको धमकी ही देते रहते हैं, ये बात है। राज्यों की आंतरिक विशेषताएं, तो लोकतांत्रिक या तानाशाही। तो कहा जाता है कि हमने जब डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था? यही ना पढ़ा था, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वो युद्ध के लिए नहीं जाते हैं या कम जाते हैं, जाते भी हैं तो जो युद्ध के जो नियम है उनका फॉलो करते हैं। अगर तानाशाही है, अब किम जोंग यून है, हर व्यक्ति से लड़ने के लिए तैयार रहता है, तो अमेरिका से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संरचना, तो अगर अब देखो, इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है वो तो अराजक है ही या गैर अराजक है, अथवा यूनिपोलर है। अब अगर यूनिपोलर है, यूएसए एकमात्र राजा है, तो किसी की हिम्मत नहीं है युद्ध करने की। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल लीडर है,
तो अगर आप ज़्यादा टाँ करेंगे तो फिर समझ लीजिए। द्विध्रुवीय अगर विश्व है तो उसमें भी केवल 2 देश ही हैं जो आपस में युद्ध के लिए या कुछ ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं। या मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड है तो बहुत सारे मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर होंगे जिससे कि युद्ध की संभावना बढ़ेगी। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से युद्ध 2 प्रकार के होते हैं। तो सिविल वार, तो राज्य के भीतर युद्ध होता है। तो जैसे अमेरिका में सिविल वार हुआ था 1865 में, तो ये आपके राज्य के भीतर ही द्रोह हो गया है, राजद्रोह हो गया ये बात। जैसे काइंड ऑफ श्रीलंका में जो तमिल कम्युनिटी के लोग उन्होंने छेड़ रखा था ये। फिर एक तो इंटरनेशनल वार होता है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होता है। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल वार है। और अगर भारत के भीतर ही या पाकिस्तान के भीतर युद्ध होने लगे आपस में गुटों के बीच में, तो वो क्या है, गृह युद्ध है। गृह युद्ध तब होता है जब आंतरिक समूह एक समृद्ध राज्य पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते हैं, या एक राज्य के भीतर के समूह अलग होकर अपना राज्य बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल खालिस्तानी जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो नया देश बनाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से स्पेनिश गृह युद्ध हुआ, अमेरिकन गृह युद्ध हुआ, 1861 से 65 के बीच में हुआ। एंड स्पेनिश गृह युद्ध ये 1936 से 39 के बीच में हुआ। इसमें रिपब्लिकन व फांसीवादी इस बात पर अड़े थे कि शासन कौन करेगा, ये स्पेनिश युद्ध था। और जो अमेरिकन गृह युद्ध था, इसमें दक्षिणी राज्यों ने एक परिसंघ का गठन करके जो नॉर्थ के स्टेट थे उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा था। फिर इंटरनेशनल वार, तो 2 से अधिक संप्रभु सरकारें आपस में लड़ती, जैसे ईरान इराक का युद्ध हुआ, फिर भारत पाकिस्तान का, तो ये 2 संप्रभु सरकारें आपस में इसमें लड़ती। युद्ध क्या है, तो युद्ध राज्यों व गैर राज्य अभिनेताओं व राजनीतिक संगठनों के मध्य संगठित हिंसा है। तो ये युद्ध राज्यों के बीच हो सकता है, भारत पाकिस्तान के बीच हो सकता है, या गैर नॉन स्टेट एक्टर, तो भारत में जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन उनके बीच हो सकता है, या राजनीतिक संगठन है, तो यहाँ पर अलकायदा जैसे जो संगठन है या जो हमास वगैरह है उनके बीच मध्य हो सकता है। हेडलेबुल क्या बोलते हैं, युद्ध संगठित हिंसा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, या ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है, जो राजनीतिक इकाइयों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध जारी रखा जाता है। वार इज एन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कैरिड ऑन बाई पॉलिटिकल यूनिट्स अगेंस्ट ईच अदर। हेडलेबुल की जोहान गल्टुंग ने आलोचना की है, क्योंकि हेडलेबुल ने हिंसा को स्पष्ट नहीं किया है। गल्टुंग ने कहा कि हिंसा केवल वो ही नहीं है जिसे शारीरिक रूप से महसूस किया जाता है, हिंसा के अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। गल्टुंग ने हिंसा के 3 प्रकार बताए हैं, तो केवल शारीरिक हिंसा नहीं हो सकती है, एक शारीरिक हिंसा होती है, ये प्रत्यक्ष हिंसा है। ये प्रत्यक्ष हिंसा है, आप किसी के शरीर को साथ मतलब प्रताड़ना दे रहे हैं या हत्या कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट है, अच्छा आप दिखाई दे रहा है, आप मार रहे हैं। दूसरा है संरचनात्मक हिंसा, स्ट्रक्चर वायलेंस, तो आप एक स्ट्रक्चर ही बना दिए, जैसे हिटलर क्या करता था, एक स्ट्रक्चर के तहत हत्याएं करता था। फिर सांस्कृतिक हिंसा, तो आप जैसे सांप्रदायिकता वगैरह जिसमें दंगे वगैरह होते हैं, तो ये भी एक हिंसा का प्रकार ही ना हुआ। ये मार्टिन व्हाइट, युद्ध एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें 2 समान इकाइयां घोषित सशस्त्र संघर्ष से अपने व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं। युद्ध एक विवेकशील क्रिया है जिसमें कई रूप हैं। यह ऐसी विवेकता है जो सीमित उद्देश्यों पर केंद्रित होती है। इसमें मानवता के दृष्टिकोण को नकारा जाता है, स्वार्थों में नैतिकता व मानवता को भूलकर अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। हिंसा का प्रयोग करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो हिंसा का प्रयोग करके पाकिस्तान जैसे देश अपने हितों की पूर्ति करते हैं। मिचेल फोको युद्ध संस्था को समाज का सैन्य आयाम मिलिट्री डायमेंशन ऑफ सोसाइटी कहते हैं। युद्ध की संस्था है उसे मिलिट्री डायमेंशन ऑफ सोसाइटी कहते हैं। मिचेल फोको जो चीनी दार्शनिक थे सुनजू के अनुसार तमाम युद्ध धोखे पर आधारित हैं, यानी ये अगर आप जितने ज़्यादा धोखा दे सकें तो युद्ध होता है। तो बेसिकली चाइना ने क्या किया था 1961 में, भारत के ऊपर धोखा ही तो किया था, भारत के साथ विश्वासघात तथा सूक्ष्मता व गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उसकी प्रशंसा होती है। तो चुपके से ही जो चाइना है उसने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इवन जो नेहरू थे वो विदेश यात्रा में थे और उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि चाइना ऐसा कर सकता है। उन्होंने तो भरोसा दिलाने में 2 दिन लग गया, नहीं भाई साहब चाइना ने आक्रमण कर दिया है। बर्नार्ड ब्रोडी, जब तक हमारी सैनिक स्थापना मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा, जब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा, तब तक मुख्य उद्देश्य इससे बचना होगा। तो अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है,
अब इसका मुख्य उद्देश्य इससे बचना होगा। तो अब तक हमने युद्ध जीता है जो वर्ल्ड वार सेकंड तक था, हमारा उद्देश्य क्या था, वर्ल्ड जीते। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि वर्ल्ड वार थर्ड ना हो जाए, ये बात। पाल्मर और पार्किंसंस, जब तक संप्रभुता रहेगी युद्ध भी रहेगा। तो अगर एक देश संप्रभु है, राष्ट्र राज्य नहीं, राष्ट्र राज्य से ज़्यादा जो सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बन रहे हैं ईयू जैसे, तब तक संप्रभुता रहेगी, तब तक युद्ध भी रहेगा। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के बाद राष्ट्र राज्य ने युद्ध निर्माण की आधुनिक केंद्रीयता पर कब्जा कर लिया। जर्मन के जो दार्शनिक आदर्शवादी विचारक हैं कांट के अनुसार गणतंत्रों के प्रसार के साथ ही विश्व में अविच्छिन्न शांति यानी परपेचुअल पीस आ सकती है, चिरस्थायी शांति आ सकती है अगर हम रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाते हैं, हम डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं। कांट की इसी सोच को समकालीन विद्वान माइकल डॉयल ने, जो कांट की ही तरह डेमोक्रेटिक, जो एक रिपब्लिकन लिबरलिस्ट थे, ने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का सिद्धांत दिया है, अर्थात राजतंत्रों के रहते युद्ध होंगे, जब गणतंत्रों का प्रसार होगा यानी जब डेमोक्रेसी आगे आएंगी तो युद्ध का अंत हो जाएगा और शांति स्थापित होगी। तो ईयू में आप देख सकते हैं ऐसा ही हुआ लगभग। फिर माइकल डॉयल की पुस्तक का क्या नाम है, लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये 1986 में आती है, लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी देते हैं ये। लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक राज्य अपने संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं। तो यूएसए और कनाडा अगर आपस में युद्ध करेंगे तो शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे, अर्थात गणतांत्रिक राज्यों के मध्य युद्ध नहीं होते और उनके मध्य युद्धों की संभावना अत्यंत न्यून होती है। तो कनाडा और अमेरिका के बीच अभी तक युद्ध नहीं हुआ इतने सालों में, तो यही बात है। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ डेमोक्रेसी थी। तो डेमोक्रेसी में एक्चुअली होता क्या है कि जनता सर्वा होती है। चूंकि जनता किसी भी देश की नहीं चाहती कि युद्ध हो, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सफर कौन करेगा युद्ध होगा तो जनता, तो जनता नहीं चाहती युद्ध। तो डेमोक्रेसी में जनता सर्वा होती है तो युद्ध नहीं चाहती, तो फिर राज्यों को झुकना पड़ता है, बात ये हो जाती है। राजतंत्र जनता को मानते नहीं है तो वो तो लड़ जाते हैं, ये बात है। जहाँ कांट, माइकल डॉयल और अन्य उदारवादी विचारक शांति पर बल देते हैं, वहीं मैकियावेली, ट्रिट्स्के, मुसोलिनी जैसे विचारक युद्ध को स्वस्थ राज्य की पहचान मानते हैं कि अगर एक स्टेट है, अगर उसे स्वस्थ रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करेगा तो वो जो देश है वो अस्वस्थ हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा एक दिन। तो जिस प्रकार जो अगर पानी है, अगर चलता रहता है तो साफ रहता है, अगर रुक जाता है तो खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर युद्ध नहीं होगा तो राज्य खत्म हो जाएंगे। चार्ल्स टिल्ली, युद्धों ने राज्य बनाए, राज्यों ने युद्ध बनाया। तो वार मेकिंग स्टेट, स्टेट मेकिंग वार। चार्ल्स टिल्ली, युद्ध की तैयारी महान राज्य निर्माण की गतिविधि रही है। तो युद्ध की तैयारी महान राज्य की गतिविधि रही। फिर विभिन्न अवधारणाएं या संकल्पनाएं, तो जीव वैज्ञानिक तर्क। तो चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत कहता है कि अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष अनिवार्य है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ये बात करते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता पर बल देते हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ये सामाजिक डार्विनवादी हैं, ये भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। यथार्थवादी मानव के अहमवादी स्वभाव को इसका कारण मानते हैं। एक व्यक्ति के अंदर ईगो होता है और ईगो को सेटिस्फाई के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो राजा महाराजा थे वो अपने ईगो को सेटिस्फाई के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते थे, युद्ध लड़ लेते। मानव में संसाधनों व प्रभुत्व की अत्यंत लालसा होती है, संसाधन सीमित है, भूख अनंत है, इसके लिए संघर्ष तो होते रहेंगे। अब चीन भी चाहता है कि हम विश्वगुरु बन जाए, भारत भी चाह रहा है, संसाधन तो लिमिटेड है, सेट तो एक ही है, तो युद्ध तो होगा ही या संघर्ष तो रहेगा ही, यह युद्ध स्वाभाविक है। थ्यूसिडाइडस, सुंजू, मैकियावेली, मॉर्गनथाउ, कौटिल्य को भी आप जोड़ सकते हैं, ये इसी के समर्थक हैं, यथार्थवादी हैं ये। नव यथार्थवादी, तो इसमें केनेथ वाल्टज हैं और मीर साइमर है, याद रखिएगा मीर साइमर नव यथार्थवादी है। युद्ध का कारण है अंतर्राष्ट्रीय अराजक संरचना, जो इंटरनेशनल नार्किकल जो स्ट्रक्चर है वो युद्ध का कारण है। क्यों? क्योंकि कोई एक ग्लोबल मास्टर नहीं, कोई एक ऐसा देश नहीं है जो सभी को अपने डंडे के दम पे, या कोई मॉनिटर नहीं है बेसिकली जो लोगों को संचालित या राष्ट्रों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रख सके। अराजकता का तात्पर्य क्या है कि किसी वैश्विक संप्रभुताधारी या संप्रभुत्वकारी नियंत्रणकारी सत्ता का अभाव। अराजकता की व्यवस्था में सभी राष्ट्र स्वरक्षा यानी सेल्फ हेल्प की बात करते हैं। अब अराजकता है तो सेल्फ हेल्प ही आप करोगे, अपनी शक्ति पर भरोसा करोगे, कोई आपको तो बचाने आएगा नहीं। फिर सुरक्षा दुविधा यानी सिक्योरिटी डायलेमा के शिकार होते हैं। ऐसे में युद्ध समाप्ति का तरीका है विश्व सरकार। तो अगर हम एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने में सफल रहे तो हो सकता है कि युद्ध रुक जाए। उदारवादी, तो उदारवादी ये सत्तावादी, तानाशाही व सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियां युद्धों को जन्म देती हैं। कांट, माइकल डॉयल, फ्रांसिस फुकुयामा इस संदर्भ में डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी देते हैं। फिर नारीवादी, नारीवादी युद्धों के लिए पुरुषों की हिंसक व प्रभुत्व
लालसा को जिम्मेदार मानती है। मैस्कुलिनिटी को ये महत्वपूर्ण मानती हैं कि मनुष्यों की जो हिंसक प्रवृत्ति और प्रभुत्व होता है, युद्ध की लालसा होती है, वो जिम्मेदार है युद्ध के लिए। मार्क्सवादी तो ये युद्ध की व्यवस्था आर्थिक संदर्भ में करते हैं, आर्थिक संदर्भ में युद्ध की व्यवस्था करते हैं। पूंजीवादी शक्तियों की शोषणकारी लालसा साम्राज्यवाद को भोग को बढ़ाती है। तो ब्रिटेन की जो शोषणकारी लालसा थी वो क्या थी? साम्राज्यवाद को उसने बढ़ावा दी। अपने बेसिक युद्ध व प्रथम विश्व युद्ध इसी पूंजीवादी लालसा के परिणाम थे। तो ये कोई अपने नोबल कॉज के लिए नहीं लड़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे सेकंड विश्व युद्ध हो, ये दोनों अपने सभी जो देश थे अपने अपने जो उपनिवेश थे उनको बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेनिन, रोजर लग्जमबर्ग, बिल वारेन की पुस्तक है इंपीरियलिज्म पायोनियर ऑफ कैपिटलिज्म 1990 इसी मत के समर्थक हैं। फिर सामाजिक रचनावादी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये क्या कहते हैं? तो ये इसमें निकोलस होनफ है, अलेक्जेंडर बेंट है आदि के अनुसार युद्ध का कारण संस्कृति, विचार व मानव मूल्य। तो हम हमारी जो इस प्रकार की संस्कृति है, फॉर एग्जाम्पल चाइना की संस्कृति क्या है? अब आपने हिंसा से आज़ादी ली है तो आपकी जो प्रवृत्ति हो चुकी है हिंसा हो चुकी है, तो आपके अंदर वही वही बातें आ रही हैं। आपके जो विचार हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर चाइना एक मिनट को सोच ले कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, हम भारत को क्यों ही तंग करें, तो क्या हो जाएगा? अच्छे दोनों दोस्त बन जाएंगे। और मानव मूल्य भी होते हैं। तो चाइना के लिए अगर आप उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो आप दूसरे दिन गायब हो जाएंगे, ये बात होती है। तो उसके लिए मानव मूल्य तो कुछ नहीं। आर्यन नस्ली श्रेष्ठता के विचार व मूल्यों ने जो सेकंड वर्ल्ड वार है को जन्म दिया, वही हिटलर वाली बात। स्टालिन के पूंजीवादी घेरे के विचार ने और अमेरिका के साम्यवादी प्रसार के वैचारिक डर ने शीत युद्ध कोल्ड वार को पैदा किया। यूनेस्को, चूंकि युद्ध मनुष्यों के दिमाग की उपज है, अतः मनुष्य के दिमाग में ही शांति के रक्षा कवचों का निर्माण किया जा सकता है। वार के प्रकार, टाइप्स ऑफ वार। तो पहला है संपूर्ण वार, टोटल वार, समग्र युद्ध। तो एक ऐसा युद्ध जिसमें समाज के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को सैन्य भर्ती और सैन्य उद्देश्यों के लिए तैयार किया जाता है, वही टोटल वार जो हिटलर ने छेड़ा था। दुश्मन के लक्ष्यों, नागरिक व सेना को बिना किसी शर्त के सामूहिक विनाश के डर से आत्मसमर्पण कराया जाता है। पहले युद्ध केवल दो राज्यों की सेनाओं के मध्य हुआ करते थे, आम जन से प्रभावित नहीं होते थे, लेकिन आधुनिक युग में हथियार तकनीक के विकास व परमाणु बमों आदि की वजह से पूरी जनता युद्ध के विभाजिका से प्रभावित होती है। वही जब यूएसए ने जापान पर बम फेंका था, या जो अभी इजराइल क्या करता है, इजराइल जब बम बरसाता है तो बिना किसी टारगेट के बरसाता है, तो सिविलियन जो एरिया है वहां पर भी बम जाते हैं। अभी रूस ने भी ऐसा किया था, ये बात था। पूरी जनता उसमें युद्ध में भाग लेने लगती है, यानी सैनिक का सैनिक जो भेद है भुला दिया जाता है। पहले क्या हुआ था, कहता था कि आप मिलिट्री कैंप पर ही या मिलिट्री पर ही आप काइंड ऑफ गोले बरसाया करते थे, लेकिन अब तो अंधाधुंध कहीं भी मारो। फिर ब्लिट्ज क्रेग ये जर्मनी के हैं, बिजली युद्ध या तूफानी युद्ध की बात करते हैं। तो टैंकों, पैदल सेना, इसे तोपची सैनिकों और वायु शक्ति के सभी यंत्रीकृत सैन्य बलों का संयुक्त प्रहार, जिसमें शत्रु पर कामयाबी हासिल करने के संयुक्त रूप से जबरदस्त ताकत व तीव्र गति से हमला किया जाता है। 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण ने 1939 में पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया तो पश्चिमी देशों के पत्रकारों द्वारा बख्तरबंद युद्ध के स्वरूप को समझाने के लिए ब्लिट्जक्रीग शब्द का उपयोग किया गया। एक ऐसा युद्ध कि आप पूरी तरह से जाके एक देश को कुचल देते हैं, बिल्कुल बिजली की ताकत की तरह आप जाते हैं और मार के चले आते हैं। बात ये गुरिल्ला वारफेयर, तो ये गुरिल्ला स्पेनिश भाषा का शब्द है। आपने जब मराठा इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें जब शिवाजी का इतिहास आप पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो इस कला में बहुत ज़्यादा पारंगत थे। बेसिकली गुरिल्ला युद्ध में होता क्या है कि आप कहीं जो ऐसी जगह है जहाँ से शत्रु है आपको देख नहीं सकता, छुप जाते हैं। जंगल एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जंगल में आप कहीं भी छुप सकते हैं, या आप जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर जाके आप ऊंचाई पर आ जाएं और सेना को आप देखते रहें, सेना आपको ना देख पाए जो विरोधी सेना है, और आप उस पर हमला कर दें, ये बात है। तो ये विशेष तरह की युद्ध लड़ने की नीति है। इसका अनुसरण अक्सर छोटे दल करते हैं जो शासन या सैन्य शक्तियों के खिलाफ होते हैं। इसे छोटे युद्ध या लोगों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप कहीं भी छुपे रहिए और जाके मार दीजिए, ये बात है। गुरिल्ला युद्ध में छिपकर या पीछे से अकस्मात हमला किया जाता है। इससे शत्रु दल को प्रतिकार करने व संभालने का मौका ही नहीं मिलता, या आपको देख ही नहीं पाएंगे तो क्या। नक्सलवादी इसी नीति का प्रयोग करते हैं। फिर हेनरी किसिंजर ने क्या कहा है कि परंपरागत सेना हारती है यदि वह नहीं जीतती
यदि वह नहीं जीतती है। परंपरागत सेना हारती है यदि वह नहीं जीतती है। गुरिल्ला जीतता है यदि वह हारता नहीं। तो जो परंपरागत सेना है, अगर फॉर एग्जाम्पल भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है ना, तो जो रेगुलर सेना होगी तो चीन जीत जाएगा, या तो सॉरी या तो पाकिस्तान जीत जाएगा, तो भारत जीत जाएगा, तो में से एक कोई जीतेगा। लेकिन जो गुरिल्ला वारफेयर है, जो ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, आतंकवादी संगठन है, ये क्या कर रहे हैं, ये अगर नहीं हारते हैं तो ये जीतते हैं, इन द सेंस कि अगर इनको पकड़ा नहीं गया, मारा नहीं गया, तो ये जीत ही जाते हैं। बाद में घुसपैठ कर दी, कहीं यहाँ हमला कर दिया, कहीं वहाँ हमला कर दिया, तो जीत ही जाते हैं। पहचान आइडेंटिटी वार, तो सांस्कृतिक उत्थान की लालसा, जिसमें संघर्ष की प्रेरणा का प्रमुख स्रोत लोगों की सामूहिक पहचान है, जिसके तहत राजनीतिक मान्यता देने की बात की जाती है। फिर है असिमेट्रिकल वारफेयर, जिसमें विषम युद्ध है। ये ऐसा युद्ध जो विरोधियों के बीच सैन्य, आर्थिक व तकनीक शक्ति के स्पष्ट रूप से असमान स्तरों के साथ लड़ा जाता है। इसमें युद्ध रणनीतियों को कमजोरों को जरूरत के अनुकूल बनाया जाता है। इसमें युद्ध रणनीतियों को कमजोरों के अनुकूल बनाया जाता है। तो असिमेट्रिकल वारफेयर, अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना या नेपाल के बीच युद्ध हो गया हाइपोथेटिकली, तो ये क्या है, असिमेट्रिकल है। चाइना या वियतनाम के बीच में हो गया, तो फिर जो चाइना कितना बड़ा सुपर पावर है, कितना उसके पास शक्ति है, तो ये है असिमेट्रिकल वारफेयर की। एक तरफ तो बहुत भारी भरकम सेना है, दूसरी तरफ बेचारी छोटी सी सेना है, ये बात है।